जय हिंद दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये चीज पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और ये चीज पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होता है। फिर मैंने आपको ये चीज बताया था कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। मैंने आपको ये चीज बताया था कि अगर सपोज मान लेते यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, कोई उसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है वो कहां पे जाके टर्मिनेट होता है? इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी पे कहीं टर्मिनेट होता है तो मैंने आपको ये चीज बताया था कि इंफिनिटी पे एक प्रकार का इमेजिनरी नेगेटिव चार्ज है जो इस चार्ज से निकल के उस चार्ज पे क्या होगा? टर्मिनेट होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से क्या ओरिजिनेट हो गया, नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो गया। वीडियो में मैंने आपको ये चीज बताया था कि अगर सपोज मान लो उसी पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस कर देते हैं किसी निगेटिव चार्ज से, तो मैंने आपको यह चीज बताया था कि निगेटिव चार्ज से हमेशा फील्ड ऑफ लाइन क्या होता है? निकलता है। तो इस निगेटिव चार्ज से फील्ड ऑफ लाइन निकलेगा तो कहां जाएगा? पॉजिटिव पे, क्योंकि नहीं निगेटिव चार्ज है तो वहां पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज की तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यानी टर्मिनेट कहां होगा? निगेटिव चार्ज। इसका मतलब यह है कि उसको कहां से आता होगा? इंफिनिटी पे। हमने ये चीज मान रखा था कि इंफिनिटी पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है जहां से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है और नेगेटिव पे क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद से मैंने आपको क्या बताया था? फ्लक्स के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि उसका डिफिनेशन बताया था कि फ्लक्स क्या होता है, उसको मैंने मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया वो चीज बताया था। तो उसमें मैथमेटिकली हमने ये चीज देखा था कि फ्लक्स इज इक्वल टू को डिफाइन किया था, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यानी फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। यहां से कहने का मतलब यह है कि जो फ्लक्स होता है वो प्रोडक्ट होता है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर के। अब ये जो चीज है अब डॉट प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे पास क्या होगा? स्केलर, यानी फ्लक्स क्या था? स्केलर था। उसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया? उसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब ई से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ए से क्या होगा? एरिया वेक्टर। तो हमने आपको ये चीज बताया था, देख बाबू, इसको पढ़ने से पहले, यानी अगर हम इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से पहले हम इन दोनों चीज के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो ये दोनों आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को डीप समझे रहेंगे तो इसको समझने में टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने आपको ये चीज बताया था कि देखो इसके लिए तो हम लोग ने एक पूरा सेपरेट क्या कहता है लेक्चर बनाया था, तो ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा एरिया वेक्टर। तो हमने आपको ये चीज बताया था कि देखो इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एरिया वेक्टर का ले लेते हैं, यानी जितना हमको जरूरत पड़ेगा उतना एरिया वेक्टर हम लोग ले लेते हैं। अब हम आपको ये चीज बताते हैं कि सबसे पहली बात है कि एरिया का एक प्रकार का वेक्टर है। तो आप लोग ने ये समझा, अरे साला एरिया वेक्टर वेक्टर कैसे हो गया? हम लोग ने तो एरिया को सिर्फ एरिया ही समझा था, ना स्केलर समझा था, ना वेक्टर समझा था, पर आप तो बोल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसे हो सकता है? तो हम आपको ये चीज बता रहे हैं, देखिए इससे पहले आप लोगों ने कहीं पे भी पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें जरूरत ही नहीं पड़ा होगा कि एरिया वेक्टर हमारे पास क्या है? स्केलर है या वेक्टर है। जब जरूरत नहीं हुआ तो मास्टर आपको क्यों बताएगा? हम भी पढ़ा है, हम भी आपको नहीं बताया, क्योंकि जरूरत नहीं था। अगर हम उस समय बता दे तो ऐसे आप लोग कंफ्यूज होता है। अब चूंकि यहां पे जरूरत पड़ रहा है इसलिए आपको बता रहे हैं कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्यों? देखिए सिंपल सी बात है, इससे पहले हम लोग ने ये चीज पढ़ा था जैसे ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल को हम लोग ये पढ़ा था कि हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फिर मैंने आपको ये चीज पढ़ा होगा कभी कि जो ट्रायंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, वो हमारे पास क्या है? ट्रायंगल का एरिया, है ना। जैसे सपोज मान लो सर्कल, सर्कल में अगर सपोज मान लो एक हमारे पास सर्कल है r डिस्टेंस का, तो उस सर्कल में बोलेंगे उसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? सिर्फ हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को जाने थे, डायरेक्शन को नहीं जाने थे। हम लोग ये चीज डिस्कस नहीं किए थे कि वो वेक्टर है कि स्केलर है। चूंकि आज हमें उसकी जरूरत है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उस चीज का डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम सबसे पहली बात है एरिया वेक्टर के बारे में थोड़ा सा जो कल हमने पढ़ाया था उसी चीज को आपको रिविजन टाइप के मैंने लिख रखा है ना, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है कि एरिया, तो सबसे पहली बात है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब चूंकि एरिया एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है तो हमेशा वेक्टर के पास दो चीज होता है, एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा जो होता है उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग ने बचपन से पढ़ रखा है। जैसे ट्रायंगल का जो अगर हम लोग बात करें कि ट्रायंगल का मैग्नीट्यूड कितना होता है एरिया का, तो हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हम लोग समझ चुके थे। जैसे कि सर्कल का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, ये भी बचपन में सीख चुके हैं, इसमें क्या है, कोई नई बात ना है। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग जानते हैं एरिया का, लेकिन डायरेक्शन, अब चूंकि डायरेक्शन हमें पता करना है तो हमने उसके लिए एक और वर्ड लिख रखा है। देखिए क्या हुआ है, डायरेक्शन ऑफ ए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मतलब क्या होता है उस चीज को देखिए। हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि सपोज
मान लेते हैं बाबू कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ना। अब ट्रायंगल है तो सरफेस तो मान लेते यही होगा ना जी, ये तो ट्रायंगल है तो इसका सरफेस तो हमारे पास यही होगा। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो यही होगा। इसका मतलब ये है कि जो सरफेस होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, अब मान लेते हैं ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, इसके परपेंडिकुलर ऐसे क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है ना। तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हमें मैग्नीट्यूड तो बचपन से पता है, डायरेक्शन आज पता चल गया, क्या कोई सा भी सरफेस हो उसके परपेंडिकुलर होगा। अब जो एरिया वेक्टर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपन सरफेस एरिया और दूसरा होता है क्लोज सरफेस एरिया, यानी ओपन सरफेस एरिया और क्लोज सरफेस एरिया। अब एरिया वेक्टर का दो प्रकार, ये भी है, लेकिन इसको भी मैंने दो प्रकार में बांट रखा है। यानी कहने का मतलब ओपन सरफेस एरिया भी दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्लैट सरफेस, दूसरा होता है कर्व सरफेस। और जो होता है क्लोज सरफेस का भी दो टाइप होता है, एक होता है फ्लैट सरफेस, दूसरा होता है कर्व सरफेस। यानी एरिया वेक्टर दो प्रकार का, कौन कौन, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। और ओपन सरफेस का भी दो प्रकार, फ्लैट सरफेस, क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस का भी दो प्रकार, फ्लैट सरफेस और क्लोज सरफेस। तो यहां से दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपन सरफेस को लेते हैं। तो ओपन सरफेस को मैंने लिया। अब ओपन सरफेस में क्या है, दो प्रकार का होता है, पहले होता है फ्लैट। तो पहले हम लोग फ्लैट चीज को कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहली बात है, फ्लैट का मतलब क्या होता है, फ्लैट का मतलब होता है चिकना। नहीं, फ्लैट का मतलब होता है कि एकदम क्या हो, उसमें कोई प्रकार का बेंडिंग ना हो। जैसे ये हम चीज बोली, ये एक प्रकार का क्या पूरा फ्लैट है। जैसे ये हमारे पास क्या है, पूरा फ्लैट है। लेकिन अगर सपोज मान लेते इसी चीज को हल्का सा कर्व कर दें, तो जैसे उसको कर्व करेंगे तो वो फ्लैट नहीं होगा। तो फ्लैट का मतलब कि उसका शेप कुछ भी हो, सिर्फ क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, कहीं पे कर्व नहीं होना चाहिए। चाहे वो ट्रायंगल हो जाए, है ना, चाहिए इसको बोलेंगे हमारे पास क्या रेक्टेंगल हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, फ्लैट के लिए हमने क्या किया, एक चीज को कंसीडर किया। सबसे अच्छा मैंने रिंग। अब चूंकि बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, बचपन से ही रिंग पढ़े हैं, तो चूंकि रिंग हमारे लिए बहुत फेमस है, तो मैंने भी उसी का एग्जांपल ले रखा है ताकि हम लोग को अच्छा समझ में आए। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या प्रकार का है, एरिया वेक्टर। अब हमारे पास क्या है, ये रिंग। अब रिंग में देखेंगे तो फ्लैट सरफेस दो प्रकार का है, इधर भी एक है, इधर भी एक है। अरे भाई, किसको हम लोग कंसीडर करें। अब अगर हम इधर से देखते हैं भाई, तो क्या दिखता है कि यहां से देखते हैं तो एरिया वेक्टर हमारे तरफ आता है। तो हम ये चीज मान लेते हैं कि देखिए, अगर ये आपका फ्लैट सरफेस है तो एरिया वेक्टर हमारे पास इधर है। अच्छा, हम इसी चीज को भाई ऐसे देखते हैं कि अगर सपोज में ऐसे है तो एरिया वेक्टर ये है, तो उसका एरिया वेक्टर हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि फ्लैट सरफेस में दो एरिया वेक्टर होता है, इधर भी और इधर भी। अब ये चीज डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल पे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल जो होता है ना, वो डिसाइड करता है कि डायरेक्शन कौन वाले ले, इधर वाला ले या इधर वाला ले, है ना। तो वो चीज होता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटल पे। एक्सपेरिमेंटल चाहे तो इधर वाला ले ले, एक्सपेरिमेंट चाहे तो उधर वाला को ले ले। तो ये हमारे पास था फ्लैट सरफेस। तो मैं लिख चुका हूं, बोथ एरिया वेक्टर डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल, है ना। बोथ क्या है, एरिया वेक्टर है, वो डिपेंड करता है किस पे, एक्सपेरिमेंटल पे। अब ये चीज हो गया। जो दूसरा पॉइंट हमारे लिए, यानी पार्ट 2 में देखेंगे, क्या है, ओपन कर्व सरफेस। ओपन कर्व सरफेस, ओपन कर्व सरफेस। अब यहां पे देखिए, कर्व का मतलब ये हो गया कि लेट्स, ये मान लेते ये फ्लैट है, कर्व का मतलब ऐसे, ये क्या फ्लैट है, कर्व का मतलब ऐसे, ये फ्लैट है, कर्व का मतलब ऐसे। अब हमने ये चीज बोला कि जो कर्व हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसका एक डायरेक्शन फिक्स होता है। कर्व में हमेशा डायरेक्शन जो होता है वो फिक्स होता है। वो क्या होता है, उस चीज को बोलेंगे। तो कर्व में ऐसा बोला गया, जो एरिया वेक्टर होता है, सबसे पहली बात है कि मान लेते ये हमारे पास एक कर्व है, तो इस पॉइंट को मैंने कंसीडर कर लिया। तो यहां पे देखेंगे तो ये हमने छोटा सा एक पेच को कंसीडर किया। पेच का मतलब छोटा सा एरिया। अब ये जो छोटा सा नन्हा सा एरिया है, यहां से अगर हम लोग एक एरो खींचते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, एरिया वेक्टर। यानी यहां से एक एरिया ऐसे जाता है। तो हमने ये चीज बोले कि इसका जो डायरेक्शन है सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री होगा। अब ये क्या है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, यानी सब क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब हमें ये चीज पता है कि अगर ये कर्व होगा तो हर एक कर्व का अपना एक रेडियस होता है, और हर एक रेडियस का क्या होता है, एक सेंटर होता है। तो हम लोग ये चीज बोलते हैं कि जो एरिया वेक्टर होता है ना किसी भी कर्व का, वो हमेशा नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है, यानी अलोंग द नॉर्मल, और नॉर्मल हमेशा रेडियस के डायरेक्शन में होता है।
यानी वो हमेशा क्या होता है, सेंटर से पास करता है। तो ये अगर सपोज मान ले ये हमारा कर्व है, तो कहां से पास करेगा, सेंटर से। तो हमेशा क्या होता है कि नॉर्मल के एलोंग ही जो क्या होता है हमारे पास एरिया वेक्टर होता है किसी भी कर्व का। तो हमने ये चीज पता है कि एरिया वेक्टर जो होता है रेडियली आउटवर्ड, जैसे सपोज मान लिया रेडियस के एलोंग, रेडियली आउटवर्ड। अब जैसे सपोज मान ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, तो रेडियली आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ, है ना। तो ये चीज हो गया। जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस या एलोंग द नॉर्मल। परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा या एलोंग द नॉर्मल होगा, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास क्या था, कर्व हो गया। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, अब सपोज मान लेते ये हमारे पास एक प्रकार का जैसे कोन है ना। अब इस कोन में हम लोग ये चीज देखेंगे, अगर हम इस एरिया को कंसीडर करते हैं तो ये हमारे लिए फ्लैट है। तो अब जो फ्लैट है वो बाहर की तरफ क्या है, एरिया वेक्टर, है ना। और यहां पे देखेंगे तो ये हमारे पास एरिया है, तो ये हमारा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, ये भी रेडियली आउटवर्ड। यानी उस सरफेस, जो भी सरफेस पे आपको चाहिए ना, वो छोटा हो बड़ा हो, वहां पे क्या करो, उसका सरफेस को कंसीडर करो और उसका जिस पॉइंट पे आप सरफेस कंसीडर करो उसका नॉर्मल खींच लो, तो वो एलोंग दो नॉर्मल होगा। तो ये हमारे पास क्या था, ओपन सरफेस का हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस, इसमें भी क्या हम लोग को पढ़ना है, क्लोज सरफेस में फर्स्ट क्या पढ़ना है, फ्लैट क्लोज सरफेस, है ना। तो फ्लैट क्लोज सरफेस, फ्लैट क्लोज सरफेस, उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे लिए क्यूब को कंसीडर कर लेते हैं। क्यूब को कर लो, क्यूबॉइड को कर लो, वो सब क्या है, क्लोज है। सपोज मान लेते ये हमारे पास एक प्रकार का ऐसे है, तो यहां से हम लोग ये देखेंगे तो ये हमारे लिए तो ये क्लोज हो गया। जैसे ये हमारे लिए क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 6 एरियाज है। कितना है, 6 एरिया, क्योंकि ये और इसके पीछे वाला, ऊपर और नीचे वाला, ये और ये वाला, तो 6 एरिया है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो ये हमारे लिए, तो इसको बोलते हैं एरिया 1, और ये ऊपर वाला इसको बोलते हैं एरिया 2, और ये हमारे लिए है, इसको बोलते हैं एरिया 3, और ये है हमारे लिए, उसको बोलते हैं एरिया 4। अब ये चीज देख लेते हैं। अच्छा, एक तो एरिया हमारे तरफ होगा बाहर की तरफ, अगर मैं बोलूंगी इसको एरो बाहर की तरफ, तो वो कितना होगा, एरिया हमारा 5, और एक अंदर की तरफ होगा वो कितना होगा, एरिया 6। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें क्यूब को कंसीडर किए हैं तो इस क्यूब में 6 साइड होगा। कौन कौन, एक तो होगा ऊपर, एक होगा नीचे, है ना, एक इधर एक इधर, एक आपके तरफ एक अंदर की तरफ। तो जो आपकी तरफ होगा ना उसको हम लोग की डॉट से देख लाए हैं, जो अंदर की तरफ होगा उसको मैंने क्रॉस से देख लाया है, क्योंकि यही हम लोग क्या करते हैं 3D में यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज देखेंगे तो यहाँ पे ये होगा कि सारा का सारा क्या होता है, एरो कहां होगा, बाहर की तरफ हो रहा है, यानी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो अब मैं यहाँ से ये चीज बोल सकता हूं कि जो 6 एरियाज है सबका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी कि सब क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो मैं यहां से लिखूंगी ऑल एरियाज, डायरेक्शन ऑफ ऑल एरिया इज आउटवर्ड, है ना। क्या होगा, आउटवर्ड माने बाहर की तरफ। फिर अगर और प्रॉपर लिख लें तो एलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल के डायरेक्शन होगा एलोंग द नॉर्मल, है ना, एलोंग द नॉर्मल होगा। अब ये क्या हो गया हमारे पास, फ्लैट सरफेस। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर्व सरफेस देखते हैं, यानी जो दूसरा हमारा वो है क्लोज कर्व, क्लोज कर्व सरफेस, क्लोज कर्व सरफेस। अब ये क्लोज कर्व सरफेस क्या है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई सा भी एक रेंडम, एक प्रकार का कोई सा भी क्लोज सरफेस ले लेते हैं, है ना। तो अब क्योंकि हम लोग कोई सा भी रैंडम क्लोज सरफेस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, सपोज मान लेते हैं बाबू कि यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का एरिया वेक्टर हम कंसीडर किया। क्या करें बाबू, यहाँ पे एक प्रकार का हम एरिया वेक्टर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, डी एरिया वेक्टर है ना। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि
इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार का एरिया वेक्टर मानते हैं, यानी एक प्रकार का छोटा छोटा पेच मान रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोला, एरिया वेक्टर। अब चूंकि ये रेगुलर है तो इसको क्या करें, छोटा छोटा ही मानेंगे, क्योंकि अगर बड़ा मानेंगे तो किसी एक का इधर, किसी एक का उधर, किसी एक का उधर अलग अलग होगा, इसलिए हमें क्या करना, छोटा छोटा ही मानना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर सपोज मान लेते यहाँ अगर हम कंसीडर करें तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ होगा। तो अब हम ये चीज देखते हैं कि कोई सा भी हमारे पास क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है, तो हर एक क्लोज सरफेस को हम लोग देखेंगे कि उसका जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। यानी कि कोई सा भी क्लोज सरफेस होगा उसका जो रेडियल ये कर ले तो उसका जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। इसका मतलब ये होगा, इसका रेडियली आउटवर्ड होगा, ये रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली आउट होगा। अगर यहाँ पे भी एक हम एक प्रकार का पेच कंसीडर कर ले, अगर यहाँ पे भी हम एक प्रकार का पेच कंसीडर करें तभी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो यहां से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि ऑल द डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड। मैं बोलूंगा all the direction of all area vector, direction of all the area vector radially outward, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे अच्छी एक चीज देखते हैं, आप देखिएगा, आप भी बोलिएगा कि हाँ सही बात बोल रहा है। अब मैं बोलूंगा कि अगर हम एक इसका एक स्पेशल केस कंसीडर कर रहे हैं, यानी हम एक प्रकार का स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा इफ, है ना, कंसीडर मान लेते हैं, कंसीडर, है ना, कंसीडर ए स्फीयर, कंसीडर ए स्फीयर। अगर हम एक स्फीयर को कंसीडर कर लेते, अगर हम एक स्फीयर को कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का स्फीयर है ना। हो सकता है बाबू आप लोग से हमारा स्फीयर थोड़ा सा टेढ़ा बने, है ना, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, इसलिए आप लोग तो बहुत मतलब कि क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा बनाते हो। क्योंकि हम हमारा उतना ड्राइंग देख रहे हो ना, ड्राइंग हमारा, मैंने राइटिंग ड्राइंग शुरू से ही मतलब इतना बेकार है कि मत पूछो, लेकिन फिर भी काम चलाना पड़ता है ना। देखें, हो सकता है सुधर जाए, हो सके ना भी सुधरे, क्योंकि हमको तो अभी तक ये चीज पता है, जिससे भी पूछे कि भाई राइटिंग कैसे सुधरेगा तो सबको यही चीज बोलता है कि राइटिंग एक बार जो बचपन में हो गया सो हो गया, है ना। पर फिर भी मैं तो ट्राई करता हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए, बेहतर वो हो नहीं रहा है वो अलग सी बात है, लेकिन ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा बेहतर हो जाए, है ना। ऐसे भी मेरे को भी शर्म लगता है पढ़ने में और देखने में, तो थोड़ा सा मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा इंप्रूवमेंट हो, पर देखो कब होता है ना। तो वो तो भगवान ही जाने कब होगा, हम तो प्रयास ही कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया है। अगर मैं ये चीज बोलूं कि सपोज मान लेते यहाँ पे एक एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर ए है। अब मैं ये चीज बोल रहा हूं कि इसके जस्ट अपोजिट, लेट्स से सपोज मान लेते जस्ट अपोजिट अगर बात करें तो हमारे पास अगर सपोज मान लेते कि यहाँ पे भी एक एरिया वेक्टर है, तो ये वाले जो एरिया वेक्टर है इसके जस्ट अपोजिट, इसको बोले डी ए। अगर मैं बोलूंगा यहाँ से है तो ये बोलूंगा क्या है, डी ए। अगर मैं बोलूंगा इसके आगे पे अगर चल जाए तो ये भी हमारे पास क्या है, डी ए। तो मैं ये चीज देख रहा हूँ कि डी ए डी ए डी ए, यानी कहने का मतलब है कि ये स्फीयर के किसी भी एक पॉइंट को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो हर एक पॉइंट के अपोजिट साइड में एक पॉइंट होता है जो उस दोनों के अपोजिट होता है। तो अगर एक वाला पॉजिटिव होता है तो दूसरे वाला क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी क्लोज सरफेस को अगर हम लोग देखेंगे तो उसका नेट जो एरिया वेक्टर होता है ना, वो क्या होता है, जीरो होता है। मैंने कहने का मतलब ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव होगा तो ये वाला नेगेटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना तो दूसरे डायरेक्शन को आपने क्या माना, नेगेटिव। अगर सपोज मान ये वाला तो इस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हमेशा क्या नाम बनाएगा, नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहां से क्या होता है, जो यहां से ये चीज बोलूंगा कि नेट जो होता है इसको बोलते हैं क्लोज। मैं बोलूंगा इसको क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, छोटे छोटे चीजों को जोड़ना। लेकिन जैसे हम इसके ऊपर कर्व लगाते हैं तो ये क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। क्लोज इंटीग्रल इनटू डी ए हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा डी ए। अब हो गया डी ए। लेकिन अगर सपोज मान लो यहीं से आपको ये चीज बोल रहे क्लोज इंटीग्रल डी ए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट जीरो होगा। क्यों यहाँ पे जीरो इसलिए होगा क्योंकि एक प्लस है और दूसरा माइनस, प्लस माइनस करके हर एक पॉइंट के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या होगा, निगेटिव होगा, जो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन बाबू हमारे लिए अगर ये चीज देखते हैं बाबू कि अगर हम इन सारे एरिया वेक्टर को, छोटे छोटे एरिया वेक्टर को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास एक मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर आता है ना। जैसे बोल रहे हैं इसका और इसका, अब ये भी जुटेगा ये भी जुटेगा, क्योंकि हम उसका स्केलर फॉर्म ले रहे हैं। अब हमें ये है छोटा सा एरिया, ये है छोटा सा, तो दोनों जुड़ ही जाएगा ना। तो डीए डीए मिला है कितना होगा, छोटा सा डीए। अब मैं बोलूंगा कि सारे पॉइंट का डीए 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 जोड़ते हैं तो इसके लिए कितना हो जाएगा, सबके लिए अगर स्फीयर देखेंगे तो सारे डीए 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 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास नेट आ जाएगा। वो कितना होता है, 4 पाई
आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है। तो मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ। क्या स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ? इन एनी क्लोज सरफेस, मैं लिखूंगा इन एनी, बाबू मैं क्या लिख रहा हूं बाबू, उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। इन एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, इन एनी क्लोज सरफेस, नेट क्या लगता है, नेट एरिया वेक्टर, नेट एरिया वेक्टर मैं बोलूंगा बाबू कि नेट एरिया वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। मैं क्या बोलूंगा बाबू कि नेट एरिया वेक्टर जो होता है बाबू हमारे लिए क्या होता है, वो जीरो होता है। तो नेट एरिया वेक्टर हमारे लिए क्या होगा, जीरो होगा, कोई सा भी क्लोज सरफेस हो। अब ये हमारे लिए स्टेटमेंट हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करना है, इस चीज को याद रखना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हमें ये चीज पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। हमें ये चीज पता हो गया, इसको हम लोग ने अभी पढ़ लिया है। तो अब हम लोग इसको पढ़ने के लिए पूरे तैयार है, यानी रेडी है। तो इसको तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले वाले जो लेक्चर होता है उसमें हम आप लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बता चुके थे फ्लक्स के बारे में कि फ्लक्स का डिफिनीशन क्या होता है, फ्लक्स का स्टेटमेंट क्या होता है, और फ्लक्स निकल लेता है फ्लक्स को, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे उसको इसमें क्या बोल देते हैं, उसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो उसी चीज को, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आपको उसका इंट्रोडक्शन देते हैं और देखिए एक्चुअली में क्या होता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि फ्लक्स के लिए कि अकॉर्डिंग टू, मैं बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू द definition according to the definition, मैं बोलूंगा according to the definition के हिसाब से जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, और यही होता है डिफिनीशन। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिफिनीशन होता है, पर हम लोग डिफिनीशन पे थोड़ी नहीं, हम लोग तो कहते हैं ये फील्ड चाहिए। अब वो जो फील्ड चाहिए ना, मैं आपको उसको फील्ड दिलाता हूं। देखिए लास्ट क्लास में हमने आपको ये चीज पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें ये चीज हम लोग देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता है कि नंबर कंसंट्रेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना, पर यूनिट एरिया। यानी कहने का मतलब यह है कि कितना कंसंट्रेशन है किसी एरिया में, उसी चीज को क्या करता है, वही हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया देता है। यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना कम कंसंट्रेशन उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग नई चीज देखा था। तो उसमें हम लोग आपको एक फॉर्मूला बनाया था, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम लोग तो एक मैथमेटिकली जो क्या होता है उस चीज को हम लोग देखते करते हैं, क्या होता है कि नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन इसके अलावा भी स्टेटमेंट के हिसाब से, यानी कहने का मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने आपके सामने एक ड्राइव करके बताया था फॉर्मूला को। वो ये चीज बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिवाइडेड बाय है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिवाइडेड बाय एरिया। ये चीज हम आपको क्या करते हैं बताए हुए थे। तो यहां से अगर हम ये चीज बोले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिवाइडेड बाय एरिया, मान लेते हैं वो जो एरिया है वो ए है। तो अब मैं बोलूंगा इसी चीज को यहां लग सकते हैं। तो फ्लक्स की जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर हम इसको रखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिवाइडेड बाय एरिया, और ये हमारे पास एक एरिया है ऐसे। तो इस एरिया से इस एरिया कट गया, तो फ्लक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो कितना, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। तो यहां से हम लोग ये चीज देखते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी इस चीज को हमने ड्राइव करके आपके सामने क्या प्रूफ कर दिया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी एक एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होता है उसी चीज को बोलते हैं हम लोग फ्लक्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं, है ना, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें ये चीज पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, टर्मिनेट होता है। तो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक चीज कंफर्म है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा।
अब मैं क्या बोला उस चीज को समझने की कोशिश करो कि अगर सपोज मान लेते ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का एरिया है और इसके पास एक दूसरा सा एरिया है, और सपोज मान लेते यहाँ पे एक तीसरा एरिया है, और सपोज मान लेते हमारे पास चौथा एरिया है। अब समझ में आ रहा है आपको? मैं बोल रहा हूँ कि जो बचपन से बाबू हम लोग ये चीज पढ़े हैं कि जो सर्कल होता है वो एक प्रकार का एरिया होता है। मैं बोलूंगा एक सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, यानी ये सब हमारे पास क्या है, सारे एक प्रकार का सर्कल है। अब मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ से जो लाइन निकलता है ना, तो यहाँ से एक लाइन निकलेगा, है ना, तो ये वाली जो लाइन है, एक लाइन यहां पास हो रहा और एक लाइन यहां पास हो रहा है ना। हमको पता है पॉजिटिव चार्ज से लाइनें निकलती है। अब मैं बोलूंगा उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो लाइन है, कुछ लाइनें यहाँ से ऐसे निकल के और कुछ जो लाइन होगा वहां से ऐसे निकलता है। अब कुछ लाइनें क्या होता है, ऐसे निकलता है, कुछ लाइन ऐसे निकलता है और एक लाइन ऐसे निकलता है। तो यहाँ पे ये चीज देखें, ये हमारे पास क्या है, सारे पॉजिटिव चार्ज। तो हमें से ये चीज पता है कि प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पे क्या होता है, टर्मिनेट होता है। अब हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ये हमें डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन ये बोला है कमेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स। हमें क्या करना है, कमेंट करना ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे उस चीज को देखिए। अच्छा, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका फ्लक्स, तो जाहिर सी बात है कि ये एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे 1, और यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 2, और यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 3, और यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 4, है ना। तो 1 2 3 एंड 4। अगर हम ये बोलेंगे यहाँ इसका जो फ्लक्स होता है उसको बोलते हैं 1, इसका जो फ्लक्स होता है उसको बोलते हैं 2, इसका जो फ्लक्स होता है उसको बोलते हैं 3, और इसका जो फ्लक्स होता है उसको बोलते हैं 4। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। तो अब हमें क्या करना है, इसका कमेंट करना है। सबसे पहली बात है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है। बाबू हमको ये चीज पता है बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी एक पॉइंट पे निकालना होगा तो बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी एक पॉइंट का बाबू कितना होता है उस चीज को देखेगा। तो उसका जो डिफिनीशन के हिसाब से हमारा आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। यही हम लोग चीज पढ़े थे बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, के जो होता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, और जो क्यू होता है ना, क्यू वो क्या होता है किसी एक पॉइंट का, यानी कोई चार्ज पार्टिकल होता है, और आर क्या होता है उस चार्ज पार्टिकल से और जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उसका क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, यानी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से हमको ये चीज पता चल रहा कि यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो चार्ज की जो वैल्यू है वो तो सेम है, यानी ये वाली जो क्वांटिटी है हमारे लिए वो क्या होता है, कांस्टेंट। यह क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन इस क्वांटिटी को देखेंगे तो ये जो होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो R1 है, R2 है, R3 है और R4 है, यानी हर एक देखेंगे तो रेडियस के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब ये वेरिएबल है, अगर ये वेरिएबल है इसका मतलब ये वेरिएबल। अब हम ये चीज बोलूंगा कि देखिए कि जो आर स्क्वायर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम, डिस्टेंस जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा। तो डिस्टेंस होगा ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कम, और अगर सपोज मान डिस्टेंस होगा कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 जो है वो सबसे आगे है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होता है उससे थोड़ा सा दूर होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उससे कम होगा। फिर जो होगा उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो 3 है उससे कम होगा इलेक्ट्रिक 4, यानी सबसे होगा 1, उसके बाद होगा 2 3 1, फिर क्या होगा 4। तो ये क्या होगा, ऐसे होगा। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना है। तो सबसे पहली बात है, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाहे बाबू, किसका बाबू, कि अगर हम फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना चाहें तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। मैं ये चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है ना एरिया पता है, अब हम लोग कैसे निकालेंगे, लेकिन हमें तो कमेंट करना है ना। तो हम ये चीज देखेंगे, देखिए इसको हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया है, इसको मैंने क्या बोला है कि क्वांटिटेटिवली बताया है कि हाँ देखो अगर ऐसे है तो ऐसे होगा, क्योंकि चार्ज और के तो हमें पता है दोनों के लिए सेम है, लेकिन आज से हम लोग ने पता लगा दिया, लेकिन हमको कुछ दिया था नहीं दिया था। सेम सिचुएशन यहां से भी लगाएंगे। तो इसका जो आंसर देने के लिए मैं क्या करूंगा, इस मैथमेटिकली डिफिनीशन पे नहीं जाऊंगा,
मैं क्या करूंगा कि जो हमारे ने जो हम लोग ने निकाल के रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उस पे कंसंट्रेशन करेंगे। अब इस पे कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो, उस चीज को देखिए कि फ्लक्स बेसिकली होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया, यानी किसी एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लक्स। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि फर्स्ट में देखो, मैं इसको देखूंगा तो इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, 1 2 3, सिर्फ इसमें 3 ही पास कर रहा है। अच्छा, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, यानी इसमें और इसमें क्या होता है, सेम कर रहा है, और इसमें कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे ज्यादा किसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा जो फील्ड होगा वो फ्लक्स होगा वो 4 में होगा। उसके बाद से क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है, लेकिन 2 और 3 दोनों में क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है, यानी कि यह होगा बराबर, ज्यादा किससे होगा, जो ज्यादा होगा Q3 से तो ज्यादा होगा, लेकिन Q3 जो होता है वो Q2 के बराबर होगा। लेकिन अब मैं बोलूंगा जो Q1 जो होगा वो क्या होगा, Q2 से कम होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 लाइन जा रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा हम लोग क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। अगर ये चीज हमारे पास स्टेटमेंट नहीं होता तो हम इसका आंसर नहीं दे पाते, और एक बार शायद IIT में ये चीज पूछ रखा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक स्पेशल केस लेते हैं, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केस लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि स्पेशल केस के हम लोग बारे में पढ़ते हैं। तो स्पेशल केस कोई मतलब बाबू कहने का मतलब ये है कि वो कुछ अलग सा नहीं है, इसी में से चीज है, लेकिन उस चीज को अगर हम लोग स्टेटमेंट के हिसाब से अगर याद कर लें तो फिर हमारे लिए जो क्वेश्चन होता है ना, या फिर हम उस चीज को समझने जानने के लिए वो बहुत ही आसान हो जाता है। मैंने कहने का मतलब हम उसको डिफिनीशन वाइज समझ लें या जान लें तो हमारे लिए वो चीज बहुत आसान हो जाता है। अब वो कैसे, उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, कि आखिर वो क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, क्या डालेंगे, स्पेशल केस। तो हम लोग डालेंगे स्पेशल केस, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल केस। अब स्पेशल केस में भी क्या करेंगे, केस 1 डाल लेते हैं, है ना। स्पेशल केस में भी क्या करेंगे, केस 1 को कंसीडर करेंगे। अब केस 1 क्या है, देखिए हम ये चीज बोल रहे हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यही हमारे पास होता है। ये तो क्या है, डिफिनीशन के हिसाब से हम ये चीज बोल लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना वो क्या करता है, किसी सरफेस एरिया से, यानी फील्ड ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया। अब वो जो सरफेस एरिया वो हर तरह का हो सकता है, यानी अलग अलग हो सकता है। अब मैं यही चीज आपके सामने क्या बताएं कि सपोज मान लेते हैं कि एक इस प्रकार का एक कोई हमारे पास क्या है, एक रेंडम कोई सा भी सरफेस हो सकता है ना। एक तरफ से ओपन है और दूसरी तरफ से खुला हुआ है। मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर लेट से सपोज मान ले यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है ना, यहां से बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हम सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन को देखना है। अब मैं ये चीज बोल रहा हूं कि यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा तो वो कहां क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट पे। मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे अगर एरिया वेक्टर निकाले तो ये हमारे पास क्या होगा, एरिया वेक्टर। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा तो एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर को अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों क्या है, ऐसे जा रहा। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है ना, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए तो हमें ये चीज पता है कि जब भी दो वेक्टर होता है तो उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन कर दो, तो आप क्या मिल जाएगा, एरिया वेक्टर। अब मैं उसी चीज को लिख रहा हूं, क्या कि ये ऐसे है और लेट से ये हमारे पास क्या होगा, थीटा, क्योंकि इसको आगे हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो यहां से हमको ये चीज बोल रहा है, जो थीटा है ना, थीटा वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो मैं बोलूंगा कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि वो कहां जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। मैंने ये चीज बोला कि यहाँ पे थीटा जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री प्लस लेस देन 180 डिग्री। तो जब भी थीटा का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन क्या लेता है 180 डिग्री, तो इसमें सारे केस में क्या होगा, cos थीटा हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। क्योंकि ये देखिए ये 0 है, ये है 90, ये है 180 और ये कितना है 270। ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं बोलूंगा कि अब ये चीज कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस क्या होता है, प्लस होता है, पर कॉस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। इसलिए हमारे पास क्या है कि ये वाली जो चीज है ना, ये हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा। तो मैं यहां से ये चीज देखूंगा कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, ई डॉट
ए, तो इसे इक्वल लिखूंगा कि मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे जो कॉस थीटा जो होता है वो हमारे लिए क्या है, निगेटिव में, तो मैं बोलूंगा कि जो फ्लक्स होता है वो हमारे पास क्या आता है, निगेटिव आता है। तो अब ये चीज देखिए क्या होता है, निगेटिव आता है। हमेशा क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर इंटर करेगा तो हमेशा क्या होगा, वो निगेटिव होगा। अब वो क्यों होगा, देखिए मैं ये चीज बोलूंगा कि ऐसे हमारे पास क्या है, एक प्रकार का एरिया है। अब मैं बोलूंगा कि यहां से करे, यहां से करे, कहीं से करे, तो जब भी वो ऐसे करेगा तो उसके क्या लेता है, मतलब वो ऐसे जा रहा तो एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे एरिया वेक्टर ऐसे है, तो किसी भी पॉइंट से वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करेगा तो हमेशा उसको क्या मिलेगा, हमेशा उसको एक प्रकार का एरिया वेक्टर मिलेगा जो उसके अपोजिट साइड में होगा, मतलब एग्जैक्टली नहीं, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री हो, तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम लोग ने क्या किया, इसी स्टेटमेंट को याद कर लिया। क्या याद कर लिया कि इंटरिंग फ्लक्स है, इंटरिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव फ्लक्स, है ना। तो मैं लिखूंगा यहां पे कि इंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना, इंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is taken as negative flux। वो क्या होगा, निगेटिव फ्लक्स, लिख लेते हैं पूरा, फ्लक्स निगेटिव फ्लक्स, हम उसको क्या करेंगे, टेक करेंगे निगेटिव फ्लक्स, तो ये हमारे लिए क्या होगा, निगेटिव फ्लक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, ये केस 1, तो हम लोग क्या करेंगे, केस 2 भी ले लेते हैं। अब जो हमारा जो केस 2 होगा, इसमें क्या करेंगे, सेकंड केस को ले लेते हैं। ये जो हमारे पास क्या है, केस 2। अब केस 2 में क्या है, हमें ये चीज पता है, ये क्या कर रहा है, इसमें इंटर कर रहा है, तो दूसरे साइड में हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि अगर सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का कोई सा भी रेंडम बॉडी है ना, कोई सा भी, जैसे ये एक सरफेस है उसी तरह हमारे पास ये भी हो सकता है रेंडम। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर सपोज मान लो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है तो यहाँ पे तो एरिया होगा ना, तो वो जो एरिया वेक्टर होगा, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे ए होगा, तो यहाँ से ये चीज देखते हैं कि यहाँ पे जो थीटा था वो ग्रेटर देन 180 डिग्री का लेस ग्रेटर देन 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे थीटा देखेंगे तो क्या लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि दो वेक्टर का जो थीटा होता है उसको क्या करते हैं, टेल से टेल ज्वाइन करते हैं, तो जब भी टेल से टेल ज्वाइन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, क्या लेता है, थीटा जो होता है वो हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। तो यहां पे बोलेंगे जो थीटा होता है ना वो क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। तो यहां पे बोलेंगे कि जो cos थीटा होता है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो किस कोऑर्डिनेट पर पड़ेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्री होता है हमेशा क्या होता है, प्लस ही होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे जो फ्लक्स होता है वो हमारे लिए क्या होगा, फ्लक्स जो होता है ई डॉट डी इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। अब ई ए और सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि एग्जिट, है ना, एग्जिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एग्जिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, एग्जिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is taken as है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं ये क्या बोलूंगा, ये जो हमारे पास आ गया, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके स्पेशल केस हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड केस को भी कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, केस थर्ड। अब ये चीज देखिए, केस थर्ड हमारे पास, अब केस थर्ड में क्या बोलते हैं, तो ये हमारे पास ओपन था, ये भी ओपन था, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करता है, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस में इंटर करता है तो उसे हम लोग क्या लेते हैं, आपको निगेटिव, है ना, उसका जो फ्लक्स आता है निगेटिव आता है। और इसमें क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या, जब भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, यानी फ्लो सरफेस से निकलता है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव देता है, तो इसे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है ना, कोई सा भी क्लोज सरफेस हो सकता है जनरल, अब मैं बोलूंगा ये हमारे पास क्या है, कोई सा भी एक प्रकार का क्लोज सरफेस है, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोज सरफेस। तो मैं इसे लिखूंगा क्या है कि क्लोज्ड
ये हमारे पास क्लोज सरफेस है। मैं बोलूंगा अगर सपोज मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आया है ना, तो ऐसे आ रहा है, यहाँ से एक इंटर कर रहा है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। हमें ये चीज पता है कि इस सरफेस से ये क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, तो किसी दूसरे सरफेस से वो क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो मान लेते एग्जिट कर रहा है, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि जिस सरफेस एरिया से इंटर कर रहा है वहां पे एक छोटा सा एरिया होगा ना, और जिस सरफेस एरिया से वो एग्जिट कर रहा है वहां पे क्या होगा, छोटा एरिया होगा। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा, वो चीज देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को इंटर करता है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस को इंटर करता है तो उसे हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से क्रॉस करता है तो उसे क्या लेते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव। तो ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस को इंटर करता है तो निगेटिव लेते हैं, और एग्जिट करता है तो पॉजिटिव लेते हैं। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर सपोज मान लेते हैं कि 10 यहां से गया, 5 वहां से गया, तो 10 जाएगा तो पॉजिटिव फ्लक्स, 5 जाएगा तो निगेटिव फ्लक्स। तो हमारे पास बच कितना जाएगा, पॉजिटिव का 5। तो इसमें इस केस में 0 नहीं हुआ। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि हमने क्या बोला कि सपोज मान लेते हैं एक ऐसा सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर से गया और 10 इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से निकल गया, तो जाने वाला और आने वाला दोनों मिला के क्या हो जाएगा, बराबर। अगर मैं ये चीज बोलूंगा कि दोनों हो गया, हमारे लिए क्या हो गया, बराबर हो गया, तो इंटरिंग फ्लक्स और एग्जिटिंग फ्लक्स दोनों बराबर हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, 0, है ना। तो इसी स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं कि इफ, है ना, तो यहां से इसको लिखते हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको कॉस्ट करके अच्छा से लिखेगा, इफ नंबर, इफ, है ना, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, if number of electric field line is equal, if number of क्या बोलेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं कि इंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना, इंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इक्वल टू, इंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इक्वल टू एग्जिटिंग फील्ड लाइन, है ना, एग्जिट फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना, जितना इंटर करेगा उतना एग्जिट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देन नेट जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, यानी वो कितना होगा, 0 होगा। यानी जब भी यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि इंटरिंग जितना इंटर करेगा उतना एग्जिट करेगा, तो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो आपके सामने क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, उस चीज को देखने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर हम लोग लिखना चाहें क्वेश्चन, तो बोलता है कमेंट ऑन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, नेट इलेक्ट्रिक कमेंट ऑन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना है। क्या है, पहला जो होगा उसमें क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना है कि पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा या फिर 0 होगा, है ना, ये हमें कमेंट करना है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या होता है, सपोज मतलब ये हमारे पास क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस के सपोज मतलब तो ये हमारे पास क्यूब है ना, और ये हमारे पास सपोज मतलब क्लोज है, और ये पॉजिटिव है, और ये क्या है, निगेटिव है। तो हमें क्या करना, बताना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि कमेंट ऑन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या 0 होगा, है ना, इसमें हमें को कमेंट करना है। हमारे पास 2 सिचुएशन दे रखा है। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि उन्होंने ये चीज बोल रखा है, सपोज मान लेते हैं ये क्या है, क्लोज सरफेस, है ना, ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस, ये भी इसको बोला उन्होंने क्लोज्ड सरफेस। तो ये भी हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, ये भी हमारे पास क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, और दोनों को क्या करना है, कमेंट करना है। तो सबसे पहली बात है कि इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है कि हमें ये चीज बताना है कितना पॉजिटिव होगा, कितना निगेटिव होगा और 0 होगा, ये चीज नहीं बताना है हमको सिंपल सा बताना है कि पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, 0 होगा। तो एक बात हमें चीज पता है, क्या पता है कि जो इंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो हमेशा क्या करता है,
निगेटिव हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जो इलेक्ट्रिक जो क्या देता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर निकलता है वो हमें क्या करता है, निगेटिव फ्लक्स देता है। तो पॉजिटिव फ्लक्स मतलब जो इंटर करेगा वो पॉजिटिव देगा, जो बाहर निकलेगा वो क्या कर, नहीं, जो इंटर करेगा वो निगेटिव, जो बाहर निकलेगा पॉजिटिव। हम इसमें देखेंगे उसी स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग इस पे कमेंट करेंगे। सबसे पहली बात है कि हमारे पास जो चार्ज है वो कोई रैंडम क्या है, क्लोज सरफेस है, ये पॉजिटिव है। तो हमेशा ये चीज पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, बाहर निकलता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि हमेशा क्या होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास ऐसे। अब ये देखिए हमारे दिमाग में क्या चलता है, हमारे दिमाग में ये चीज चलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो जीरो होता है, लेकिन ये चीज गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि बहुत सारे बच्चों, देखो बच्चों के दिमाग में ये चीज आता है, वो क्या आता है कि नेट, अगर कोई क्लोज सरफेस है तो हमेशा नेट फ्लक्स जीरो होगा। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने ये चीज लिखा है नहीं। मैंने क्या लिखा है उस चीज को देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटरिंग इन एनी क्लोज सरफेस, है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या लेता है एग्जिटिंग एनी क्लोज सरफेस। दोनों क्या होता है, दोनों का सम बराबर होगा, यानी वो जीरो होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एक सरफेस से इंटर करेगा, अगर उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से बाहर निकल जाता है, तब नेट फ्लक्स क्या होता है, उस क्लोज सरफेस के लिए जीरो होता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इस पॉजिटिव चार्ज से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा, अंदर तो निकल ही नहीं रहा। अगर बाहर निकलने वाला अंदर निकलने वाला दोनों बराबर नहीं है तो भाई साहब जीरो कहां से होगा, तो इसलिए जीरो नहीं होगा, सिर्फ बाहर की तरफ निकल रहा है। हमें ये चीज पता है कि जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है वो हमें क्या करता है, पॉजिटिव फ्लक्स देता है। अच्छा, उसका रीजन भी हम बता देंगे। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहां पे हम लोग बोले तो एरिया वेक्टर भी तो यही होगा, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में क्या हो गया, दोनों का एरिया वेक्टर हमारा लेस देन 90 डिग्री, और लेस देन 90 डिग्री में देखें cos थीटा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां से बोलेंगे हम लोग क्या कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव फ्लक्स, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, एग्जिट होगा, वो क्या होगा, एग्जिट होगा। अब मैं बोलूंगा यहां पे देख लीजिए, यहां पे अगर हम लोग बोले तो यहां पे क्या होगा, क्लोज सरफेस है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि हमेशा पता है कि पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव पे क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अब ये चीज देखा, अगर इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, क्लोज सरफेस है, कोई सा भी क्लोज सरफेस हो, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास निगेटिव चार्ज। अब हमें एक स्टेटमेंट, हमने आपको ये चीज पढ़ा रखा है बाबू मैंने आपको ये चीज बताया था कि अगर सपोज मान लेते हैं कि अब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सोर्स स्ट्रेंथ। अब प्रोपोर्शनल टू सोर्स स्ट्रेंथ का मतलब कि जितना ज्यादा आपके पास सोर्स होगा, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी अगर ज्यादा चार्ज तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कम चार्ज तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। तो यहां पे ये चीज देखिए कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी दोनों का स्ट्रेंथ अगर बराबर है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज मान लेते बराबर है, इसका मतलब ये है कि इसमें से जो लाइन निकलने वाला है वो क्या होगा, बराबर होगा। अब मैं इसको आपको बहुत अच्छा से समझाता हूं। क्या होगा कि ये चीज सपोज मान लो पॉजिटिव है तो बाहर निकलेगा ना, तो यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया। लेकिन ये निगेटिव है तो अंदर आ गया, तो एक बाहर निकला तो एक अंदर आ गया, है ना। अब मैं बोलूंगा सपोज मान लेते हैं कि यहां से एक बाहर निकला तो यहां से क्या हो गया, एक अंदर आ गया। अरे क्या हो गया, अंदर आ गया। सपोज मान लो यहां से निकल के निगेटिव में चला गया, यहां से निकल के नेगेटिव में चला गया, तो हो सकता है ऐसे क्या हो, बाहर की तरफ हो, तो ऐसे भी क्या होगा, है ना, ऐसे और ऐसे। तो ये हमारे पास क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा। तो यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे कि ये अगर ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा तो यहां से ऐसे अंदर की तरफ भी आता होगा, है ना, ऐसे ऐसे, है ना। तो यहां से ये चीज देखिए, इसमें हम लोग ये चीज बोलते हैं कि जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेगा उतना ही नंबर ऑफ फील्ड लाइन निगेटिव पे इंटर करेगा, है ना। तो यहां से ये चीज देखिए, इसमें क्या होगा, फ्लक्स जीरो होगा। अब वो इसलिए जीरो होगा कि देखिए जो अंदर वाले फील्ड लाइन होगा जितना पॉजिटिव से निकलेगा उतना ही निगेटिव से निकलेगा, दोनों का नंबर ऑफ फील्ड लाइन दोनों बराबर होगा। मान लेते हैं कि दोनों कितना है, 10-10। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि 10 इससे भी फील्ड लाइन निकला, 10 इससे भी फील्ड लाइन निकला, लेकिन इसके अंदर ये इसका जो 5 इसका 5 अंदर ही मिला के क्या करेंगे, जीरो, क्योंकि 5 यहां से निकल के इसमें चला जाएगा, तो ये बोला जो 5 है इसका 5 और इसका 5 तो बाहर ही नहीं निकलेगा।
बच कितना गया 5 5, तो इसका जो 5 है वो बाहर निकलेगा तो इसका 5 अंदर आएगा ना, इसलिए क्या होगा अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो बाहर निकलने वाला और नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो अंदर आने वाला दोनों क्या होगा बराबर होगा। अगर दोनों बराबर होंगे तो यहां से बोलेंगे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इलेक्ट्रिक जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। क्यों होगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइन बराबर होगा, बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इक्वल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और क्या होगा इक्वल हो जाएगा, इसलिए क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, उस चीज को समझने की हम लोग क्या करेंगे कोशिश करते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा सेकेंड का वो चीज मैं क्या बोला उस समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रकार के लेट से ऐसे इस तरह से है ना, ऐसे हमारे पास एक ये कितना सपोज मान लेते हैं 30 डिग्री है ना, ये हमारे पास 30 डिग्री है और ये जो है हमारे पास इसको बोलते हैं हम लोग सपोज मान ले इसका जो लेंथ है वो हमारे पास a है और इसका जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है b है। ये हमारे पास क्या है b है, ये हमारे पास a है और वो हमारे पास क्या है b है, दो चीज है। इसको बोलते हैं 30 डिग्री, ये है हमारे पास a, ये हमारे पास b। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि इसके पैरेलल इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करता है ना, समझ में है कैसे? मैंने कहने का मतलब है कि ये चीज ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे समझो, ऐसे ये ओरिजेंटल, ये क्या करता है ऐसे उठा देते हैं, ये हमारे पास ऐसे है, ऐसे ऐसे हम लोग क्या करते हैं इसको 30 डिग्री उठाते हैं। तो जैसे 30 डिग्री उठाएंगे तो यहां से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हॉरिजॉन्टल जाता था तो उसको क्रॉस करेगा, यानी कहने का मतलब ये ऐसे था, इसको ऐसे उठाएं और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा, अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा क्रॉस के बाहर निकलेगा। तो जैसे उसको क्रॉस करके बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अब हम लोग क्या है क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन बोल रहा कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या हो रहेगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना थ्रो रेक्टेंगल थ्रो रेक्टेंगल से हमें क्या करना है बाहर की तरफ निकालना है। अब हम उसको कैसे सोचेंगे, तो सबसे पहली बात है कि हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो हमें ये चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास नहीं, फ्लक्स जो होता है हमारे पास वो होता है फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, है ना, ये हमारे पास। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू कॉस थीटा, है ना, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी अब हमें क्या करना, फ्लक्स निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा और कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो हमें ये चीज पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये चीज दे रखा और बोल रखा है यूनिफॉर्म है, क्या बोला गया है यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म है मतलब एक जैसा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा, अब एरिया, तो एरिया हम लोग को निकालना होगा। तो एरिया हमारे पास कितना होता है देखिए ना, एरिया जो हमारे पास होगा अगर हम निकालना चाहें तो एरिया जो होता है वो हमारे पास क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये A है और ये क्या हो गया B, तो एरिया हमारे पास क्या मिल गया A। अब हमें क्या निकालना है थीटा, तो थीटा हमें क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि थीटा होगा कितना, तो बेसिकली ये चीज देखना है, वो थीटा जो होता है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। जो थीटा होता है क्या होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो हॉरिजॉन्टल है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एरिया वेक्टर भी पहले ऐसे था, लेकिन अब वो एरिया वेक्टर ऐसे 30 डिग्री से उठ गया है, यानी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है लेकिन जो एरिया वेक्टर वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ऊपर उठा है। अब मैं ये चीज बोलूंगा अगर वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री उठ गया है, क्या मैं बोलूंगा कि अगर हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्री उठा है
तो उसमें हम लोग का एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो एरिया वेक्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब मैं बोलूंगा कि ऐसे सरफेस था तो एरिया वेक्टर ऐसे था, अगर ऐसे सरफेस है तो एरिया वेक्टर ऐसे है। अब क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं 30 डिग्री रोटेट कराएंगे तो एरिया वेक्टर भी 30 डिग्री, क्योंकि ये तो फिक्स है हमारे लिए 30 डिग्री रोटेट कराए तो इसे 30 डिग्री होगा, तो ये भी क्या करेगा 30 डिग्री रोटेट करेगा, यानी वर्टिकल से, अगर ये हॉरिजॉन्टल से 30 जाएगा तो ये वर्टिकल से 30 जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं इसमें कि ये है हमारा पास जो गिवन था, और ये हमारे पास क्या था? गिवन था, ऐसे ऐसे और ऐसे और ये ऐसे, ये हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। अब मैं बोलूंगा ये हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि यहां से क्या है? ऐसे है ना, ये ऐसे है, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि यहां से अगर 30 है इसको और बैंड करते हैं हल्का सा, ऐसे है नहीं बन रहा यार, ये ऐसे और ये ऐसे, हाँ ठीक, ये हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि यहां से अगर हम लोग देखें तो ये वाली जो लाइन है ये पहले ऐसे था, वर्टिकल था, तो ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल। तो मैं ये चीज देखूंगा कि वो वर्टिकल से कितना गया है? 30 डिग्री, तो वर्टिकल से वो कितना निकल गया है? 30 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। तो मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल से वो कितना बनेगा? 60 डिग्री। अरे यही होगा ना, तो ये हमारे पास क्या है? डीए एरिया वेक्टर है ना, या फिर सपोज मान लीजिए ये हमारे पास डीए क्या एरिया वेक्टर हो गया। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि जो एरिया वेक्टर होता है वो कितना होता है? वर्टिकल से 30 डिग्री और हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है। वर्टिकल से इसलिए 30 डिग्री, देखिए ये ऐसे है, हम अगर इसको 30 डिग्री रोटेट करेंगे तो नॉर्मल भी 30 डिग्री रोटेट कर जाएगा, तो नॉर्मल 30 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो अगर हम यहां से फ्लक्स निकालना चाहें, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ये हमारे पास फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले बात क्या हमारा आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या दे रखा है? ई दे रखा है, और एरिया वेक्टर हमें क्या दे रखा है? ए इंटू बी। तो मैं ये चीज बोलूंगा ई हो गया, ए बी हो गया, और साथ में सॉरी इसके साथ क्या है? कॉस 60 डिग्री, सॉरी कॉस हमारा क्या होगा? 60 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होगा? ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारे पास एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो? 60 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी इंटू 1/2, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होता है ई ए बी बाई 2, क्योंकि यहाँ पे जो cos थीटा cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो ऐसे हम लोग के पास क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। पहले छोटा छोटा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन, फिर उसके बाद से अगर हमको लेना होगा तो अच्छा सा और कोई टफ सा क्वेश्चन ले लेंगे और उसके बाद से इसको खत्म कर देंगे। ऐसे बोर्ड में देखा जाए तो ठीक है, इतना से ज्यादा तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी है ना हम लोग को प्रिपेयर करके रहना है ना। ऐसा नहीं कि अगर कुछ पूछ दे तो हमको नहीं आ रहा। तो अब हम लोग क्या बोले, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये करता है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोला है? फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस। अब सरफेस कैसा है ना। तो उन्होंने ये चीज बोला कि सपोज मान लेते हैं एक सिलेंडर हम लोग ने क्या किया, कंसीडर कर लिया। तो ये हमारे पास सिलेंडर जो हमने कंसीडर किया है ना, ये हमारे पास सिलेंडर है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि यहां से सपोज मान लें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 ऐसे, यानी ये हमारे पास क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ई, है ना। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब हमें क्या करना है, सपोज मान लेते हैं इनका बोलना है कि ये हमारे पास एरिया A1 है। इनका क्या बोलना है कि सपोज मान लो ये हमारे पास एरिया 1 है
और इसको बोलना है कि जो कर्व एरिया है वो हमारे पास 2 है, और इसका बोलना है कि ये हमारे पास क्या है 3 है। यानी कहने का मतलब है कि इस फ्लैट सरफेस का एरिया ए दे रखा है, इस फ्लैट का सरफेस एरिया 3 दे रखा है, और कर्व कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन होना कि हमको ये चीज करना है। तो अब हमको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि नेट फ्लक्स हमें निकालना है। तो अब इसमें ये चीज देखेंगे कि जो नेट फ्लक्स निकालने के लिए ना हमको ज्यादा झमेले की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसका समेशन निकालना यानी उसका नेट निकालना बहुत आसान होता है। वो इसलिए आसान होता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कोई लोचा नहीं होता है। अरे बाबू मैं क्या बोलूं, उसको समझने की कोशिश करो कि जो स्केलर होता है ना, स्केलर उसको जोड़ना बहुत आसान होता है। यानी कोई भी लल्लू पल्लू कोई भी जोड़ सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है वेक्टर का कोई माने रोल नहीं होता, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग का इसका टेक्निक क्या है, देखिए नेट निकालने के लिए क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्लक्स निकालेंगे, इसका फ्लक्स निकालेंगे, इसका फ्लक्स निकालेंगे। यानी फर्स्ट सरफेस से कितना फ्लक्स जाता है उसको निकाल लेंगे, सेकंड सरफेस से कितना जाता है उसको निकाल लेंगे, थर्ड से कितना जाता है उसको निकाल देंगे, और तीनों का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों का ये नेट आ जाएगा। तो तीनों का जो नेट आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना है, फ्लक्स नेट। अब हम लोग आते हैं कि फर्स्ट सरफेस से जाता है 1, और सेकेंड से जाता है 2, और थर्ड से जाता है वो 3। तो सबसे पहली बात है फ्लक्स 1 का बात करते हैं हम लोग, फ्लक्स 1। तो फ्लक्स 1 को देखेंगे तो यहां पे ये चीज देखिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है E इंटू एरिया 1, इस चीज को लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे है। मान ले ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रहा है, अंदर के तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं, इंटरिंग वाले जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, हमेशा जो इंटर करता है वो निगेटिव होता है। तो यहां से ये चीज बोलेंगे कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये बोलेंगे यहाँ पे कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी उसके बीच में क्या हो 180 डिग्री, क्योंकि एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है, 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, माइनस में 1 होता है। तो अब इसी चीज को यहां रख देंगे। तो जो फ्लक्स होता है 1 का वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए। ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास एरिया होगा, तो वो हमारे पास कितना होगा, A1 है, और साथ साथ का होगा -1। तो यहां से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया हो गया, यहाँ पे ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड सरफेस को देखते हैं। तो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे पार्ट 2, है ना, पार्ट 2 यानी एरिया 2 यानी फ्लक्स। अब जो होगा हमारा 4 फ्लक्स 2, फ्लक्स 2 के लिए भी देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स 2 को अगर हम लोग देखें तो उसको लिए देखेंगे क्या हमारे पास होगा, तो होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अरे यही होता है ना फॉर्मूला। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू एरिया का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, 2 को लेते हैं। तो 2 वाला हमारा ये है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा एरिया 2। अब यहाँ से हम लोग ये चीज देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास अगर सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाता है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर जाता है, ये सिलेंडर, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया और इसे बाहर निकल गया, तो ये है इंटर और ये है एग्जिट। तो ये है इंटर और ये है एग्जिट। तो हमेशा जो सरफेस होता है ना, इसके क्या करो परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये एक लाइन है, ये एक नया लाइन है, तो हमेशा जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसके कर्व के परपेंडिकुलर होता है। तो ये होता है अलोंग द कर्व और ये होता है परपेंडिकुलर टू कर्व। तो यहां से बोलूंगा हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो होता है, जो थीटा होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो इस केस में अगर हम लोग ये चीज देखेंगे कि इसका जो नेट निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो सबसे पहले क्या है उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0। तो मैं ये चीज बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि जो फ्लक्स होता है 2 वो कितना होगा, पहले वाले को देखिए, पहले वाला क्या होगा E इंटू ए, और ये कितना हो गया 0। तो ये कितना हो गया 0। तो फ्लक्स 2 कितना हो गया हमारे पास 0। अब हम लोग क्या करते हैं फ्लक्स 3 निकालते हैं। तो मैं बोलूंगा 4
फ्लक्स थर्ड, मैं बोलूंगा फॉर फ्लक्स थर्ड, यानी थर्ड वाले के लिए। अगर ये हमारे पास क्या है, थर्ड है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। थर्ड वाला, तो थर्ड वाले के लिए बोलेंगे कि जो फ्लक्स होता है थर्ड के लिए वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया होगा वो 3 होगा। अरे यार थीटा। अब यहाँ पे ये चीज देखिए थीटा क्या होता है। तो अब यहाँ पे जो थीटा होगा ना, थीटा वो कितना होगा, थीटा जो होगा वो होगा 0 डिग्री। थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तो cos 0 की जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1। अब ये क्यों होता है देखिए, अब मैं बोलूंगा कि जैसे ये सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर से यहां से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही निकल रहा है और एरिया वेक्टर भी इधर ही निकल रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। अगर दोनों का डायरेक्शन है सेम तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है 0 डिग्री, तो cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये चीज हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो फ्लक्स जो होता है वो हमारे पहले क्या होगा 3 वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वो क्या होगा 1। तो हमको क्या निकालना है, नेट। तो नेट निकालने के लिए हमें ये पता है कि फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस में फ्लक्स 3 सबको जोड़ देंगे, तो पहला वाला हमारे पास कितना है, तो पहले वाला हमारा जो है वो ये है कि माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, और फिर क्या होगा प्लस में दूसरे वाले को देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 0, और फिर तीसरा वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए इंटू 0 मिला के कितना होगा 0, क्योंकि ये प्लस ये माइनस मिलके 0 हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे ये चीज देखेंगे स्टेटमेंट के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से भी मैंने आपको ये चीज लगाया था कि अगर सपोज मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एंटरिंग फ्लक्स और नंबर ऑफ एग्जिटिंग फ्लक्स दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होता है कि नेट फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस में वो कितना होता है 0 होता है। अब मैं आपके सामने ये चीज बोल रहा हूं कि इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है उतना इस सरफेस से बाहर निकलता है, तो इससे एंटर करने वाला और इससे बाहर निकलने वाला दोनों क्या होता है सेम होता है। अगर ये दोनों चीज सेम है इसका मतलब ये है कि एंटरिंग फ्लक्स और एग्जिटिंग फ्लक्स दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। जब भी वो बराबर होंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है ना, एफ इंटरिंग इज इक्वल टू एफ, या फिर ऐसे बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इफ है ना इंटरिंग फ्लक्स नंबर ऑफ इंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एग्जिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या होगा दोनों बराबर होगा, देन तो क्या होगा देन फ्लक्स नेट जो होगा वो 0 होगा। देखिए इंडिविजुअल नहीं 0 होगा, क्योंकि यहां पे देखिए इसका तो माइनस है इसका प्लस है, तो इसमें ये चीज देखेंगे किसी एक का 0 नहीं होता है, जब हम उसका नेट निकालते हैं तब 0 होता है। तो ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लेते हैं, उसके बाद से क्या करेंगे इसको समाप्त कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, उन्होंने ये चीज बोला है कि कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर ए सर्कल हुज रेडियस इज r एंड इट लाइज xy प्लेन एंड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए सरफेस, है ना। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू कितना दे रखा है 2i प्लस में 3j प्लस में 4k, देन फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कहने का मतलब यह है, उनका कहना है कि हमारे पास एक प्रकार का सर्कल है, क्या है सर्कल, जिस सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमारे पास कितना है r है, सर्कल है उसका रेडियस कितना है r है। वो जो सर्कल है वो कहां लाई करता है xy प्लेन में लाई करता है। अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब यह है कि वो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो वैल्यू है वो कितना 2i प्लस में 3j प्लस में कितना 4k, है ना, ये हमारे पास है। तो हमें क्या करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, है ना, पासिंग थ्रू सर्कल।
क्या करता है, सर्कल से पास करता है। तो सबसे पहली बात है कि जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पहले सिचुएशन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला है कि सर्कल जो है आर रेडियस का जो कि एक्स वाई प्लेन में रखा है, तो हमको सबसे पहली बात मानते हैं इसको वाई मान लेते हैं, है ना। इसको सॉल्यूशन पे लिख लेते हैं, ये वाई हो गया और ये हमारे पास एक्स हो गया, है ना। ये है वाई, ये है एक्स, और इधर हमारे पास क्या हो गया, जेड। तो ये है वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया जेड। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि जो सर्कल है वो कहां रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन तो हमारा ये है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। अब मैं बोलूंगा यहां पे अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, आर रेडियस उन्होंने दे रखा है। अब मैं ये चीज उनका ये कहना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस सर्कल से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, इसका मतलब यह है कि जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन इससे पास करेगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब मैं क्या बोलूं, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो दे रखा है, यानी अगर मैं बोलूंगा ई हमें जो दे रखा है वो कितना होगा 2i प्लस में कितना होगा 3j और ये कितना होगा 4k, ये हमें दे रखा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है एक्स एक्सिस में वो कितना है 2, और जो वाई एक्सिस में अगर देखें तो वो कितना है 3j, और जेड एक्सिस में देखेंगे तो वो कितना है 4k, यानी हमारा क्या 2i 3j 4k। अब मेरे का कहने का मतलब ये है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ए, यही होता है। अब मैं बोलूंगा E डॉट ए है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या होना चाहिए, दोनों जो हो क्या जाता है, दोनों जो होना चाहिए यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, एरिया को क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए, यानी या तो उसके अंदर जाना चाहिए या उसके बाहर आना चाहिए, या तो किसी एंगल से होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे कि हम लोग क्या करें, ई डॉट ए कर देंगे, यानी हमारे लिए कर देंगे। तो पहले बात है, सपोज मान लेते हैं इसको मेथड 1 मान लेते हैं, इसको मेथड 1 मान लेते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। अब एरिया वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो हमें पता है इसका जो एरिया है, यानी एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अरे यही होता है, लेकिन अगर सपोज मान लेते इसका एरिया वेक्टर निकालना हो तो क्या बोला, सपोज मान लेते इसका एरिया वेक्टर निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड हमें तो दे ही रखा है, सिर्फ हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इस एरिया का यूनिट वेक्टर क्या होगा, जेड डायरेक्शन में, क्योंकि अगर वाई और एक्स में है तो इसके जो एरिया वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये y है, ये x है, इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, यानी z डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसमें अगर प्लेन रखा है तो जो प्लेन का सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये कितना होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी अगर हम इसका यूनिट वेक्टर लिखें तो वो हमारे पास क्या होगा, k डायरेक्शन में होगा, है ना, k डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें दे रखा है ना, वो कितना है 3j, और ये कितना होगा 4k डॉट, हमारे पास क्या है एरिया वेक्टर, वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर, है ना के। अब हमें ये चीज पता है, हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि जो होता है डॉट में जो सिमिलर होता है, वो तो जो सिमिलर होता है उसमें क्या होता है कि वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी जो उसका ये होता है मतलब कि दूसरे टाइप का होता है उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता, वो जीरो हो जाता है। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि k वाला k i से करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि k और i में जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री, लेकिन k और j को करेंगे तब भी 90 डिग्री, लेकिन k और k को करेंगे तो 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। इसका मतलब ये है कि 4 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया, है ना, ये तो ऐसे हो गया। अच्छा मेथड 2 से भी देखें, मेथड 2 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब मेथड 2 का मतलब क्या होता है, मेथड 2 हम लोग कैसे लगाएंगे, तो मेथड 2 हम लोग ऐसे लगा देंगे कि हमें ये चीज पता है कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, ये सब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन हमें ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं, हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो एरिया के परपेंडिकुलर हो। तो इसके एरिया के परपेंडिकुलर कौन है, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर तो के ही है, क्योंकि वही क्या कर रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूजफुल है वो हमारे पास कितना है, के डायरेक्शन में, है ना। और हमारा एरिया वेक्टर जो होता है वो भी हमारा क्या हो, तो हमारे पास एरिया वेक्टर जो होता है वो भी क्या है, के डायरेक्शन में। तो उसका वैल्यू कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो यहां से लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू के डॉट के कितना होता है 1, तो ये कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक बार में आंसर आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर को आज समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, यानी कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम भी आगे एक्सप्लोर कर पाए। थैंक यू।